नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले ही अमेरिका की तरफ से जो सूचना आई है उसके बारे में चर्चा करने के लिए। ट्रंप जब इलेक्शन लड़ रहे थे उस समय पर प्रोजेक्ट 2025 की चर्चा हो रही थी। हमने इस बारे में सेशन भी किया था। मुझे लग रहा है कि अब प्रोजेक्ट 2025 एक्टिवेट भी हो चुका है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आइए आज के सेशन में बताता हूं। आपको याद होगा तो आज से 4 महीने पहले मैंने इलेक्शंस के प्रचार के दौरान जब अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव हो रहा था तब बताया था कि कमला हैरिस ने आरोप लगाया है ट्रंप पर कि ये तानाशाही लाना चाहते हैं। तानाशाही लाने के लिए इन्होंने पूरी एक स्ट्रेटजी बनाई है जिसे प्रोजेक्ट 2025 नाम दिया गया है। हमने प्रॉपर तरीके से इस बात को आपको बताते हुए कहा था कि एक तरह का इन्होंने डिक्टेटरशिप प्लान लाया हुआ है और जैसे ही ये राष्ट्रपति बनेंगे जनवरी 2025 में इसे लागू कर देंगे। ट्रंप चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे में इनका जो डिक्टेटरशिप वाला प्लान है जो कि भारत में कभी आ रही थी वो अमेरिका में पहुंचने का प्लान है वो चालू हो गया बताया। और ऐसे में सबसे पहली सूचना हमारे लिए आई है और वो ये कि 18,000 भारतीयों को भारत भेजा जा रहा है। यहां पर हेडलाइन बनती है कि 18,000 भारतीयों के ऊपर रिस्क है, उन्हें भारत भेजा जाएगा। 18,000 भारतीयों को भारत भेजा जाएगा, यह बड़ा सवाल है। कितने भारतीय वहां रहते हैं, क्यों भेजा जाएगा, इन्होंने कुछ गलत कर दिया क्या, अवैध रूप से घुस गए थे क्या, किसने पकड़ रखा है, यह हमारे लिए इंसल्ट की बात है, कैसे है, सब बातें आज के सेशन में हम आपके साथ करने वाले हैं। ट्रंप और भारत के रिश्ते कैसे हैं, इस बीच में इनकी इस बात को हम कैसे लें, सारी बातें आपके सेशन में आज करेंगे। ठीक है, तो डोनाल्ड राष्ट्रपति जब बनेंगे उससे पहले ही अभी जो सुनने में आ रहा है वो ये कि 18,000 भारतीयों को निकालने की तैयारी इस समय अमेरिका कर रहा है। जिनके पास अमेरिका की नागरिकता नहीं है उन्हें निकाले जाने की बात है। साथियों, अमेरिका के अंदर एक विभाग है जिसका नाम है आईसीई। इस आईसीई नामक विभाग ने 15 लाख लोगों की ऐसी सूची बनाई है जो अमेरिका में इस समय अवैध रूप से रह रहे हैं। इसमें ये 18,000 भारतीय भी शामिल हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे ही ट्रंप सीट पर बैठेंगे आईसीई ले जाकर उन्हें वो लिस्ट पकड़ा देगा। आईसीई बोले तो इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट, तो यूएस आईसीई अमेरिका का इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट एजेंसी है। इसने अपने द्वारा एक लिस्ट बनाई है जिसमें बताया है कि 15 लाख लोग ये हैं जो कि यहां अवैध रूप से बसे हुए हैं, कागज नहीं है इनके पास रहने के लिए, इन्हें वापस भेजा जाना चाहिए। तो उस लिस्ट में हमारे 18,000 भारतीयों के नाम हैं। तो साहब एक बात बताइए, शासन तो अभी बाइडेन का चल रहा है, जनवरी तक चलेगा, अभी से आईसीई एक्टिवेट कैसे हो गया? ट्रंप के आने से पहले ये तैयारियां कर चुके, ट्रंप के ही इंतजार में बैठे थे क्या? देखो, अमेरिका में इलीगल रूप से घुसे हुए जो प्रवासी जो हैं वो एक बड़ा मुद्दा बने हुए हैं। मतलब ये समझिए कि अमेरिका को पाने की चाह है, अमेरिका में जाने की जो चाह है वो आज की नहीं है। लंबे समय से लोग बड़ी संख्या में यहां पर एंट्री मार रहे हैं। अब इन एंट्री मारते हुए लोगों को लेकर अमेरिका की सरकारों के अपने अपने मत रहे हैं। बाइडेन अलग थॉट प्रोसेस से काम करते रहे हैं तो ट्रंप अलग थॉट प्रोसेस से काम करते रहे हैं। तो बाइडेन और ट्रंप के बीच में कितना अंतर था, इसको ऐसे समझिए कि जो यहां पर अवैध रूप से घुसने वाले लोग थे उनको लेकर बाइडेन थोड़े नरम रहा करते थे और नरम रहने को लेकर के ट्रंप ने चुनाव प्रचार में खूब ज्यादा बयानबाजी करते हुए कहा कि जो इलीगल इमिग्रेशन आते हैं ना वो मेरे काल में सबसे कम थे जो आज के समय पर यहां पर इतने ज्यादा घुस गए हैं। यूएस इलेक्शन के अंदर प्रॉपर तरीके से यह बात बताई गई कि 181 देश के लोग ऐसे हैं जो अमेरिका में इलीगली एंट्री करके रह रहे हैं। इसीलिए ट्रंप के आने से पहले अमेरिकियों ने जो खुशी जताई वो इस बात की थी कि ये जैसे ही सत्ता में आएंगे आते ही मास डिपोर्टेशन प्रोग्राम चलाएंगे, बड़ी संख्या में लोगों को उठाकर उनके ओरिजिनल देश भेजेंगे। इस बात को लेकर कमला हैरिस और ट्रंप के बीच में लंबी बहस देखने को मिली थी जब ट्रंप ने साफ साफ कहा था कि कमला और हैरिस इनकी जो इमिग्रेशन पॉलिसी है वो अमेरिका के लिए सबसे बड़ी गलती है। और इसके बारे में इन्होंने अपनी डिबेट्स में, अपनी जनता के संबोधन में कई जगह पर बार बार मेंशन किया कि जितना ये कमला हैरिस और बाइडेन नरम पड़कर रहते हैं इसी चलते अमेरिका में अवैध रूप से इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। और नरम की बात नहीं है, असल में ये अवैध घुसपैठियों से वोट लेते हैं, उनको यहां बसाते हैं, उनसे हमेशा के लिए वोट बैंक तैयार कराते हैं और उस वोट बैंक से अमेरिका में इनकी सरकार चलती है। तो ये कहते हुए ये डेमोक्रेट्स पर आरोप लगाते रहे। दूसरा इनका एक और आरोप था और वो था कि इनको अवैध रूप से लाने वाले जो लोग हैं ना उनका जो कार्टेल है, जो माफिया इसको लाने में इन्वॉल्व है उसके साथ भी बोले इनकी सेटिंग है, ये उस माफिया से पैसे कमाते हैं। तो ये इनके आरोपों में से एक था। खैर चलिए, इनका प्रोजेक्ट 2025 और इसके अंदर मास डिपोर्टेशन प्रोग्राम इनके टाइटल का एक हिस्सा था।
अब हम बात करते हैं इस समय अमेरिका के हालात क्या हैं। तो देखिए साहब, अमेरिका में कुल इस समय 34 करोड़ की लगभग आबादी है। उसमें से लगभग 4.25 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बाहर के देशों से आकर यहां बसे हैं। देखो, वास्तविकता में तो पूरा अमेरिका खुद ही बाहर से आकर बसा हुआ है। बाइडेन जो है, उनके कभी बाप दादा जो हैं वो आयरलैंड से आकर के अमेरिका बसे थे, और जो ट्रंप हैं इनके बाप दादा जर्मनी से आकर यहां बसे थे। मतलब अमेरिका खुद ही माइग्रेंट्स का कंट्री है, लेकिन जो पहले पहुंच गए वो उसे अपना मानते हैं और बाद में आए हुए लोगों को वो आने से रोकते हैं कि भैया तुम मत आओ, हम आ गए, अब इस जगह को हम संभालेंगे। तो कुल मिलाकर अभी जो पुराने अमेरिकी हैं वो ये मानते हैं कि यहां पर 4.78 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बाहर से आकर बसे हैं। जर्मनी में भी इस तरह से लोग आकर बसते हैं, सऊदी में भी बसते हैं और रूस में भी आकर बसते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा लेकिन अगर कोई आकर के बसता है वो अमेरिका में आकर के है, जो कि 2023 में 4.78 करोड़ बताया गया है। ठीक है, जो अमेरिका की कुल पॉपुलेशन का लगभग 14.5% है। अब अमेरिका के अंदर इतने सारे जो लोग आ रखे हैं, उनमें भी सबसे बड़ी संख्या किस देश की है? तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, अमेरिका जाने वाले लोगों में सबसे बड़ी संख्या या तो मैक्सिको की है या इंडिया वालों की है। आप नंबर्स देखें तो यहां पर दूसरे स्थान पर भारत के लोग आते हैं। अवैध रूप से 7.25 लाख भारतीय अमेरिका के अंदर घुसे हुए हैं। यह दूसरी सबसे बड़ी संख्या है अमेरिका में अवैध रूप से घुसे हुए लोगों की, आफ्टर मैक्सिको। मतलब नंबर्स को अगर मैं आपके सामने यहां दिखाऊं तो मैक्सिको के जो लोग यहां पर अवैध रूप से एंट्री किया, और अब मैक्सिको के सबसे ज्यादा क्यों किए हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा बॉर्डर मैक्सिको साझा करता है अमेरिका से। तो आप यहां देखें, इंडिया के लगभग 2.8 मिलियन यानी 28 लाख लोग अवैध रूप से यहां पर एंट्री किए हुए बताए जाते हैं। इनका तो 1 करोड़ के आसपास नंबर है मैक्सिको वालों का। तो ऐसे चाइना का लगभग 25 लाख, फिलीपींस का 20 लाख, एल सल्वाडोर का 14 लाख। ये नंबर है जो मिलियंस में मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। अकॉर्डिंग टू प्यू रिसर्च मैं आपके सामने ये जानकारी रख रहा हूं। यानी यहां पर बड़ी संख्या में भारतीय पहुंचे हुए हैं। आप इसके अंदाजा लगा सकते हैं, इतनी बड़ी संख्या में यहां पर अवैध रूप से एंट्री किए हुए हैं। ठीक है, किन राज्यों में सबसे ज्यादा एंट्री करते हैं? तो सबसे ज्यादा टेक्सास, फ्लोरिडा, न्यू जर्सी, मैरीलैंड, मैसाचुसेट और न्यूयॉर्क में एंट्री करते हैं। मतलब या तो ये बॉर्डर मैक्सिको से साझा होता हो या कनाडा से साझा हो। इन दोनों जगह से यहां पर अवैध रूप से बड़ी संख्या में लोग आते हैं। अवैध रूप से आते कैसे हैं, इस बात को लेकर के एक फिल्म आई थी जिसका नाम था डंकी। डंकी रूट के माध्यम से लोग यहां पहुंचते हैं। अब ये डंकी रूट क्या है? देखो, डायरेक्ट अमेरिका जाना आसान नहीं है, क्योंकि अमेरिका का वीजा लेना होता है, परमिशन लेनी होती है अमेरिका से कि मे आई कम इन योर कंट्री। अगर वो परमिशन दे देता है तब तो लीगल रूट कहलाता है। अगर उसने आपको परमिशन नहीं दी तो आप बॉर्डर तोड़ करके घुसपैठियों की तरीके से अंदर घुसते हो। तो बॉर्डर तोड़ोगे कहां से? अमेरिका दो ही जगह से बॉर्डर साझा करता है, या तो मैक्सिको से करता है या कनाडा से करता है। उत्तर में कनाडा है और दक्षिण में मैक्सिको है। इन दोनों जगह से ही लोग यहां पर एंट्री मारते हैं। तो मैक्सिको से जब एंट्री करते हैं तो मैक्सिको डायरेक्ट पहुंचते हैं या कोई तरीका अपनाते हैं? तो तरीके के अंदर पता चलता है कि सबसे पहले इंडिया से लोग निकलते हैं साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका से सेंट्रल अमेरिकी कंट्रीज होते हुए, साउथ अमेरिका में जैसे पहुंच गए इक्वाडोर, यहां से कोलंबिया होते हुए पनामा, ग्वाटेमाला, निकारागुआ, फिर होते हुए मैक्सिको पहुंचते हैं। बोले यहां से ये पूरा रास्ता तय करते करते मैक्सिको पहुंचकर इस वाले बॉर्डर तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। आप में से कुछ लोग कहेंगे जब यहां तक की ही फ्लाइट ले ली तो यहां तक की ही ले लेते। तो इसके बारे में कहते हैं कि मैक्सिको भी डायरेक्ट परमिशन नहीं देता यहां से एंट्री करके, क्योंकि इन देशों में वीजा ऑन अराइवल है। ये जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं वहीं पहुंचते ही वीजा ऑन अराइवल है। यहां से लोग रास्ता लेकर के डंकी मारते हुए यहां तक पहुंचते हैं। मैक्सिको के अंदर इनको परमिट नहीं है, फिर भी ये परमिशन लेकर के निकलते हुए, खराब रास्तों से होते हुए निकलते हैं। इस तरह के हालात हैं, जंगलों से क्रॉस करते हुए। आप सोचें किस तरह, जैसे कोई मेला लग रहा हो, इस तरह से डंकी रूट मतलब आप सोचिए कितना हीन शब्द यूज किया गया है। इसका उपयोग लेकर के ये लोग यहां से होते हुए पहुंचते हैं और मैक्सिको बॉर्डर तक पहुंचकर फिर यहां से अमेरिका के अंदर एंट्री मारते हैं। अब आप इन लोगों को देखकर ऐसा फील कर रहे होंगे कि कितने गरीब होंगे, कितने दीनहीन दुखाल होंगे। इन देख करके इनकी फीलिंग जो आपके मन में आ रही हो, आपको जानकर आश्चर्य होगा, इनमें से प्रत्येक व्यक्ति लगभग 80 लाख रुपए खर्च करके गया है। 80 लाख। अगर आज एवरेज ऑडियंस से मैं पूछूं कि क्या आपके पास वर्तमान में जेब में 80 लाख हैं, तो शायद आप एक बार के लिए कंफ्यूज हो जाएं कि 80 लाख लाने कहां से हैं। 80 लाख में आप हो सकता है कोई बढ़िया प्रोफेशनल डिग्री पूरी कर लें, कोई बढ़िया दुकान अपनी चालू कर लें, और कुछ नहीं। 80 लाख छोड़िए, 1000 रुपया इन्वेस्ट करके हमारा एक कोर्स खरीद लें जिसमें आपको यह पता चले कि इन्वेस्टमेंट कहां करना होता है, कैसे करना होता है।
तो भी उस 80 लाख से फिर इन्हें पलट कर ना देखना पड़े, इंडिया में बहुत अच्छी जिंदगी बिता सकते हैं। पर आप सोचें कि ये अमेरिका की जेल में जाने को तैयार हैं, लेकिन 80-80 लाख रुपया खर्च करके जा रहे हैं। तो आप सोचें, फिर ऐसे कुछ लोग क्या करते हैं, यूरोप से मैक्सिको लेकर के निकलते हैं, फिर अमेरिका पहुंच जाते हैं। आप देखें, ये 4 बड़े रास्ते हैं जो यहां पहुंचने के लिए यूज में लिए जाते हैं। इनमें से एक रास्ता है कनाडा के थ्रू आने का, जिसमें 80 लाख रुपए का खर्चा है, अवैध तरीका है। पहले कनाडा के अंदर एंट्री दिलवाते हैं किसी कॉलेज के अंदर पढ़ने के नाम पर, फिर कनाडा से ठंडे रास्तों से होकर के इन्हें अमेरिका के अंदर बॉर्डर में घुसा देते हैं, ढेल देते हैं। वहां जाके उन्हें पुलिस पकड़ लेती है, ये उसको सक्सेस मानते हैं। पुलिस ने पकड़ लिया, अब जेल डाल देगी। वहां जाकर हम कह देंगे, सर हम तो भारत में बड़े प्रताड़ित थे, हम शरणार्थी बनकर आए हैं, कृपा करके हमको शरण दीजिए। तो इस तरह से अमेरिका में वाया कनाडा होकर एंट्री मारते हैं। दूसरा तरीका निकालते हैं तो ये लैटिन अमेरिका होकर एंट्री मारते हैं, इसमें 70 से 75 लाख रुपए का खर्चा है। एक तरीका है तुर्की होकर के, तुर्की होकर के सेंट्रल एशियन कंट्रीज तुर्की में, तुर्की से बॉर्डर यूरोप में कनेक्ट होता है, यूरोप से सेंट्रल यूरोप में, फिर यूरोप से अमेरिका में। तो इस प्रकार से ये सब जगह से घूम फिर करके अमेरिका पहुंचने के प्रयास होते हैं। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, अमेरिका ऐसा दे क्या देता है इन्हें? तो सब ड्रीम अमेरिका, जिसमें लोगों को लगता है वहां पहुंच गए तो वहां सबसे बेस्ट सुविधाएं होंगी, वहां पर बहुत अच्छे से जिंदगी गुजर बसर की जा सकती है, अमेरिकी बन जाएंगे तो हमारी सारी की सारी वैल्यू बहुत महान हो जाएगी। वहां जाकर के भी इन्हें वही सफाई का, वही ड्राइवर पने का, इलेक्ट्रीशियन का, प्लम्बर का या फिर छिनैती डकैती का ही काम करना है। लेकिन वहां जाते हैं तो दुनिया को बताने में बड़ा फील होता है कि हम अमेरिका सेटल हो गए हैं। आपके दिमाग में फिर प्रश्न आएगा, भाई ये लीगल रूट ही क्यों नहीं अपनाते? क्योंकि पढ़ाई लिखाई इतनी नहीं करी कि अमेरिका का वीजा का पेपर पास कर लें, या फिर वहां जाने के लिए जो जीआरई जैसे एग्जाम्स या यूरोप में जाने के लिए जो एग्जाम्स हैं उन्हें पास कर लें। तो एग्जाम पास नहीं होता, तो ऐसे में इस तरीके का रास्ता अपनाकर यहां पहुंचते हैं। और तो और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर साल बड़ी संख्या में ये लोग पकड़े जाते हैं। सोचिए, जब इंसान को गधा कहा जा रहा हो तो ये कितनी बड़ी बात होगी। यहां पर पब्लिकली डंकी रूट बोला जाता है और इस तरह पकड़े गए लोगों को डंकी ही बोला जाता है। आप सोचिए कि साल 2022-23 के अंदर 96,917 डंकी पकड़े गए हैं। आप नंबर्स देखें कि हर साल यहां पर जबरन तरीके से पकड़े जाते हैं, और 18,000 भारतीय जो अभी आने की बात हो रही है, उनमें से गुजरात, पंजाब और आंध्र प्रदेश के मैक्सिमम लोग हैं वो जो वहां पर गए हुए हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए कि हर घंटे 10 भारतीय अमेरिका में इलीगली एंट्री करते हुए पकड़े जाते हैं। ये कोई छोटा मोटा नंबर है क्या? 10 लोग प्रति घंटे अमेरिका के अंदर, भारतीय लोग जो कि इस तरह से अंदर एंट्री मार रहे हैं, अवैध रूप से बॉर्डर क्रॉस करके अंदर घुस रहे हैं, उनको पकड़ा जा रहा है। उनमें से 18,000 हैं जिनको यहां भेज रहे हैं अभी। ये कौन से वाले? जो 10 लोग प्रति घंटे के हिसाब से घुस रहे हैं। 90,000 जो अरेस्टेड हैं, उनमें से भी मात्र 18,000 को भेजने की बात चल रही है, अभी भी नहीं। आप सोचिए कि अमेरिका जाने के लिए ये इतने लाख रुपए डंकी रूट से खर्च करते हैं, जबकि वीजा पर खर्चा जो है वो इतना कम है। वीजा पर लेकिन क्या है कि जाने वाला व्यक्ति टूरिस्ट वीजा पर जाएगा, यानी आना तय पाया जाएगा। लेकिन जो इस तरह से अवैध रूप से जाने वाला व्यक्ति है, उस अवैध रूप से जाने वाले व्यक्ति की इतने ज्यादा खर्चे हैं, लेकिन वो वहां पर एक अच्छे जीवन की तलाश में इतना पैसा खर्च करके जा रहा है। विचारणीय तथ्य यह है कि जब कोई व्यक्ति 50 से 70 लाख खर्च करके वहां जाकर जेल में जाने को तैयार हो रहा है, तो उसका डेस्परेशन लेवल सोचिए, और उसके पास कितनी अज्ञानता है इस बात की कि उसके इस 50 लाख का वो कितना रुपया बना सकता है अगर सही समय पर वो सही जगह पर उसे इन्वेस्ट कर दे। मतलब ये कितनी बड़ी चिंता की बात है। आप खुद से विचार कीजिए कि अगर भारत में एवरेज रिटर्न जो इस समय म्यूचुअल फंड्स में आ रहे हैं 12%, 15%, 18%, अगर वो इसमें इस तरह का इन्वेस्टमेंट करके चले तो कितना बढ़िया जिंदगी भारत में बिता सकता है। बट नहीं, उसको किसी ने अज्ञानतावश ये कह दिया कि भाई चल, घर पे हवाई जहाज बना है तो ये तो बाहर ही रहता होगा। कनाडा वगैरह के, ये पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर बड़ा कॉमन है ये। तो वहां से बड़ी संख्या में लोग घर बेच बेच करके यहां पर निकल जाते हैं। ठीक है, आप सोचिए अमेरिका में 50 साल के अंदर जो अप्रवासी हैं, इनकी संख्या 4 गुना बढ़ चुकी है। अमेरिका के हालात ये हैं कि वहां पे हर चौथा आदमी मैक्सिकन है, क्योंकि वो मैक्सिको का बॉर्डर उठाया और क्रॉस करके चला आया। तो बाइडेन इन मामले में करते क्या थे कि थोड़ा नरम रहते थे। नरम से मतलब ये है कि वो कहते थे ठीक है, वो इतने देशों में पीड़ित हैं तभी तो हमारे यहां आ रहे हैं, तो इन लोगों के ऊपर दया खाओ, इन्हें आने दो, अपने देश में पीड़ित हैं। अब ये दया प्राप्त जो लोग हैं, ये अपने आप को शरणार्थी बताकर वहां ग्रीन कार्ड मांग लेते हैं कि सर हमें तो आप अपना नागरिक बनाओ, और नागरिक बनाओ तो फिर हो सकता है नागरिक तो पन्नू की तरह अमेरिका में प्रोटेक्शन भी पा जाए, फिर तो अमेरिका उसके लिए लड़ाई लड़ ले। तो कुल मिलाकर अमेरिका अपने नागरिकों की कितनी केयर करता है, बस यही इनका अट्रैक्शन है कि सब अमेरिका केयर करता है तो चलो अमेरिका के नागरिक बनते हैं।
कुल मिलाकर के ग्रीन कार्ड की लड़ाई होती है और अमेरिका में जैसे ही ग्रीन कार्ड मिलना शुरू होता है तो ये सब अपनी तरह से शरणार्थियों को राहत दे देते हैं। जब नागरिक बन जाते हैं तो चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, तो बाइडेन की पार्टी फायदा लेती है, ऐसा ट्रंप का आरोप है। तो ट्रंप ने कहा कि बेटा मैं ये नहीं होने दूंगा। पिछली बार जब ट्रंप आए तो इन्होंने अनाउंस किया कि मैं मैक्सिको के जिस बॉर्डर से इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं, मैं वहां पर इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर दूंगा कि तुम लोग क्रॉस भी नहीं कर पाओगे। तो भाई साहब इन्होंने एक वॉल का निर्माण शुरू किया जिसे ट्रंप वॉल कहते हैं। आप देखें ट्रंप नीचे खड़े हैं और वॉल कितनी ऊंची है, आप इसका अंदाजा लगाइए। इन्होंने एक वॉल का अनाउंसमेंट कर दिया कि मैं वॉल बनवाऊंगा। इन्होंने मैक्सिको के साथ लगते हुए लगभग 1000 किलोमीटर का जो एरिया जिसपे फेंसिंग थी, वहां पर 1600 किलोमीटर के आसपास वॉल बनाने का निर्णय ले लिया। यह वॉल 12 मीटर की ऊंचाई तक थी। 12 मीटर ऊंची 1600 किलोमीटर की वॉल बनाने में सोचो कितना खर्चा आएगा। ट्रंप अपने पिछले कार्यकाल में अनाउंस कर गए और इस वॉल का निर्माण शुरू हो गया कि मैक्सिको से मैं लोगों को आने ही नहीं दूंगा। आप इससे अंदाजा लगाइए कि इजराइल ने वेस्ट बैंक से 700 किलोमीटर लंबी वॉल बनाई हुई है। बर्लिन वॉल 160 किलोमीटर लंबी है। इन्होंने भाई साहब 1600 किलोमीटर लंबी वॉल अनाउंस कर दी। इस वॉल को जैसे ही बाइडेन सरकार में आए तत्काल प्रभाव से इसके काम को रुकवाया गया कि नहीं, अगर कोई आता है तो आने दो। आप देखो ना कितना भयंकर तरीके से वॉल का काम चल रहा है यहां पे, ठीक है। मतलब मैक्सिको और अमेरिका एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट, कि नहीं भाई एंट्री नहीं होने देंगे, ठीक है। बाइडेन जब सत्ता में आए तो पिछली बार ट्रंप के शासन में जो वॉल की परमिशन थी उसको बीच में होल्ड करवाया, लेकिन ऐसे में अब ट्रंप वापस आ रहे हैं तो वॉल का निर्माण फिर से शुरू होगा। साथ ही साथ अमेरिका ने भारत पर एक और आरोप इस समय टिका दिया है और वो आरोप ये है कि भाई साहब इंडिया जो है ना वो कॉपरेट नहीं कर रहा है। किस मामले में कॉपरेट नहीं कर रहा है? बोले हमने ऐसे 18 देशों की लिस्ट तैयार की है जिसमें वो देश शामिल हैं जो हमारे साथ कॉपरेट नहीं करते। अब हमको 18,000 लोग भेजने हैं, इंडिया वाले उन्हें लेने को ही तैयार नहीं हो रहे। तो उनमें जो नाम है ना वो भारत का भी है। भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, भूटान, म्यांमार, क्यूबा, कांगो, इस तरह से हमारे यहां पर देश हैं। तो जो आईसीई है यहाँ का इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट जो ऑफिस है, उसने भारत पर नॉन कॉपरेटिव होने का आरोप 2016 में भी लगाया था और इस बार भी लगाया। और इनका कहना है कि ये जो अवैध रूप से लोग यहां आ गए उनको जब हम भारत वापस भेजते हैं तो ये कहते हैं हम तो पहचानते ही नहीं है ये कौन है। क्यों? क्योंकि यहां की तो पहचान मिटा के ये लोग गए हैं। हम तो कह देते हैं कि साहब है ही नहीं इनके पास हमारी पहचान, तो ये तो कहीं आपके पास पहुंच गए, कहां से पहुंच गए हमें नहीं पता है। तो ऐसे में इनका कहना है कि भाई थोड़ा सा हमारे साथ कॉपरेट करो और ये जो लोग आ रहे हैं इनको अपने यहां आने दो। मिनिस्ट्री ऑफ हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर है उससे भी पूछा जाता है कि साहब आप इस मामले में अमेरिका के साथ कुछ कोलैबोरेट कर रहे हो क्या? तो मिनिस्ट्री भी कहती है कि हाँ, हम लगातार वार्ता में हैं। जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं अगर वो अमेरिका कहता है कि वो हमारे हैं तो ठीक है, हम उनको अपने यहाँ पर बात लेकर के आ जाएंगे। अमेरिका और भारत इस बारे में बात भी करते हैं, लेकिन 145 करोड़ जिस देश की आबादी हो, उस देश के अंदर एस्पिरेशंस लोगों के पास हों और उनकी पूर्ति ना हो रही हो तो वो एक आसान और असुरक्षित तरीका अपनाने निकल पड़ते हैं जिसको डंकी रूट के नाम से आप जान रहे हैं। और उसके बाद वो जीवन को कितनी क्षति पहुंचाते होंगे, किस तरह की कंडीशन से वो गुजारा करते होंगे, ये निश्चित ही एक चिंता का विषय है। खैर, भारत का विदेश मंत्रालय अमेरिका के साथ संपर्क में है और जल्दी ही उन लोगों की वजह से जो कि डू एंड डाई सिचुएशन में अमेरिका जा रहे हैं और शर्मिंदा ना हो, ऐसा भारत सरकार से हम भी अपेक्षा करते हैं। मैं तो केवल यही कहता हूं भाई, जिसके दिमाग में इस तरह से बाहर जाने की अपेक्षाएं हैं ना, बिल्कुल लीगल तरीके से जाओ, सही मायने से अपने धन का सदुपयोग करो। 80 लाख रुपए बहुत होते हैं। आप जिस 80 लाख में इतनी असुविधा भुगतते हुए जा रहे हो, अमेरिका जा रहे हो या कहीं जा रहे हो, सही समय पर थोड़ा सा समय अपने ऊपर लगाओ, धंधे पर निवेश करो, स्टॉक्स में निवेश करो, म्यूचुअल फंड्स में निवेश करो, या कहाँ कहाँ निवेश कर सकते हो ये आज हमसे जान लो। आज हमारा सेशन शुरू हो रहा है हमारे बातें बाजार की एप्लीकेशन पर, जहां पर मैं आपको इन्वेस्टमेंट करने की ही जानकारी देने वाला हूं। आपको बताऊंगा कि ट्रेड्स कैसे किए जाते हैं, कैसे आप मतलब ट्रेडिंग कर सकते हैं, कहां इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको रिस्क नहीं लेना है तो सीधा सीधा एफडी से ज़्यादा ब्याज कहां पा सकते हैं, कमोडिटी में स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्टमेंट होता है, तमाम प्रकार के इन्वेस्टमेंट की बातें आपको बताई जाएंगी मात्र 999 के अंदर, ठीक है। क्लास आज शाम 5 बजे से शुरू हो रही है। ये फीस 1999 हो जाएगी थर्सडे से। जिन्हें एडमिशन लेने हैं वो आज, कल, परसों 3 दिन उनके पास है। आज पहली क्लास शाम 5 बजे शुरू हो जाएगी। क्लास का ड्यूरेशन 30 से 45 मिनट के बीच में रहेगा, अधिकतम 45 मिनट रहेगी, 30 से 45 मिनट का, क्योंकि यहां पर कोई कंपिटिटिव एग्जाम्स नहीं, ये तो बस आपको रिचार्ज किया जा रहा है कि ये है थॉट। इस थॉट को अगर आप महीने भर जी गए तो फिर आप अपने लिए डंकी रूट तो नहीं अपनाएंगे, ऐसा मुझे पर्सनली फील आता है, ठीक है। लिंक आपके कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। जिन्हें भी जाना है बढ़िया से बोलें। और पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी जिन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है वो इसमें कोर्स में एंट्री ना लें। मैं पहले ही साफ मना कर रहा हूं, ये उनके लिए कोर्स है
जो इन्वेस्टमेंट में रुचि रखते हैं, जो 15-20 हज़ार रुपए कमाते हैं, जिनके पास में निवेश करने के लिए 2-5 हज़ार रुपया हैं, वो ही इसके अंदर एंट्री लें, है ना। तो जो लोग बार बार मुझसे कह रहे हैं 999 फीस ज़्यादा है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट बस इतनी सी कर रहा हूं कि ये 999 आपको इसलिए ज़्यादा लग रही है क्योंकि आप कमा नहीं रहे हो। जब निवेश करने जाओगे तो निश्चित ही 1000 रुपए से तो क्या ही निवेश कम करोगे। तो निवेश करना है तो एटलीस्ट खुद के दिमाग पर निवेश कर लें, इसलिए ये कोर्स इतने का रखा गया है। थोड़े दिन बाद में ये कोर्स 1999 का थर्सडे से हो जाएगा। पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थियों के लिए हमने ऑलरेडी खूब बढ़िया बढ़िया कोर्सेज निकाले हुए हैं अपनी पाठशाला पर, आप जाकर उन्हें एक्सेस करें। बातें बाजार की एप्लीकेशन जो है वो हमने लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, आप जाकर उसे एक्सेस कर सकते हैं। जो एग्जाम कम्पिटिटिव के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए हमारा अपनी पाठशाला एप्लीकेशन है, जहां पर मेरे रिकॉर्डेड बैच उपलब्ध हैं। आप उन्हें बढ़िया से पढ़ें और अपना नॉलेज एनहांसमेंट करें। थैंक यू सो मच।